हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू गीतानंदन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जून 2025 में ICPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट की। लेकिन सिर्फ आंकड़ों तक नहीं रुकेंगे, बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी और इसका असर सब कुछ डिकोड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 1. रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई वो दर है जिससे आप और हम रोजमर्रा की चीजें, खाना, कपड़े, मकान, ट्रांसपोर्ट वगैरह महंगे होते जाते हैं। इसे मापा जाता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। CPI में दो मुख्य टर्म होते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन, कुल महंगाई। कोर इन्फ्लेशन, जब फूड और फ्यूल को हटा दिया जाए। RBI अपनी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी इन्हीं आंकड़ों पर आधारित बनाती है। इसका लक्ष्य होता है CPI को 2% से 6% के बीच बनाए रखना। 2. जून 2025 का आंकड़ा क्या कहता है? जून 2025 का CPI इन्फ्लेशन आया है मात्र 2.1%, जबकि जून 2024 में ये 5% से ज्यादा था। पिछले महीने यानी मई 2025 में ये 2.8% था। यानी पिछले 6 सालों में पहली बार इन्फ्लेशन इतना नीचे आया है। 3. गिरावट की बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण है खाद्य वस्तुओं के दामों में गिरावट। क्यों? क्योंकि CPI का लगभग 45% भार फूड आइटम्स का होता है। अब देखिए आंकड़े। फूड इन्फ्लेशन -1.06% यानी निगेटिव में। सब्जियां -19%, दालें -12%, सीरियल्स -5%, मीट फिश -6.4%, मसाले -5.7%। 4. कोर इन्फ्लेशन अभी भी बना हुआ है। कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और फ्यूल को हटा दिया जाता है, लगभग 4.5% के आसपास बना हुआ है। खासकर हेल्थ सेक्टर 4.43%, एजुकेशन 4.37%, यानी सेवाओं की महंगाई अभी भी ऊपर बनी हुई है। 5. बेस इफेक्ट भी बड़ा कारण है। पिछले साल जून में इन्फ्लेशन 5% था। अगर बेस पिछले साल का स्तर हाई हो और इस साल ज्यादा ग्रोथ न हो, तो आंकड़ों में गिरावट स्वाभाविक रूप से दिखेगी। इसे ही बेस इफेक्ट कहते हैं। 6. मानसून का योगदान। इस बार मानसून जल्दी आया, जिससे खरीफ की बुवाई तेज हुई और फसल उत्पादन का अनुमान बेहतर हुआ। इससे खाद्य वस्तुओं के दाम घटे और इन्फ्लेशन नीचे आया। 7. सरकार और ग्लोबल फैक्टर्स का रोल। सरकार ने चावल, प्याज जैसे खाद्य उत्पादों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई। इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई ताकि सप्लाई बढ़े। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल और खाद्य पदार्थ थोड़े सस्ते हुए, जिससे मदद मिली। 8. राज्यवार इन्फ्लेशन कहां सबसे ज्यादा? 5 राज्य जहां इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा रहा। केरल 6.7%, पंजाब 4.6%, जम्मू कश्मीर 4.3%, उत्तराखंड 3.4%, हरियाणा 3.1%। 9. WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कहता है? WPI ज्यादा मायने रखता है व्यापारियों और प्रोड्यूसर्स के लिए। जून 2025 में WPI -0.1% यानी डिफ्लेशन की स्थिति। इसका मतलब थोक बाजार में दाम घटे हैं। 10. RBI की मौद्रिक नीति पर असर। RBI हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक करती है। रेपो रेट को CPI इन्फ्लेशन से जोड़कर देखा जाता है। अभी रेपो रेट 6.5% से घटाकर 5.5% कर दिया गया है। अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही कंट्रोल में रहा तो अगली बैठक अगस्त 2025 में और कटौती हो सकती है। इसका असर, लोन सस्ते होंगे, ME घटेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, GDP को बूस्ट मिलेगा। 11. लेकिन रिस्क भी हैं। को इन्फ्लेशन अभी भी ऊंचा है। क्रूड ऑयल में उतार चढ़ाव। मानसून अगर अनइवन रहा तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया तो डिसइन्फ्लेशन की स्थिति बनेगी, जो रूरल इकोनॉमी के लिए खतरा है। 12. निष्कर्ष कंक्लूजन। इन्फ्लेशन का गिरना एक पॉजिटिव संकेत है। इससे लोगों की रियल इनकम बढ़ती है, बाजार में खर्च बढ़ता है और GDP को एक मजबूत पुश मिलता है। लेकिन जरूरत है संतुलन बनाए रखने की, न बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन न बहुत कम। 3-4% की दर आदर्श मानी जाती है। जाने से पहले एक सवाल, CPI बास्केट में निम्न में से कौन सी चीज शामिल नहीं होती? A. फूड, B. ट्रांसपोर्ट, C. स्टॉक प्राइसेस, D. एजुकेशन।